बच्चों, आज हम विषय 310 एनर्जी मैनेजमेंट के अंतर्गत पॉइंट 2.2 और 2.3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। 2.2 है नेशनल एनर्जी स्ट्रेटजीज। नेशनल एनर्जी स्ट्रेटजी, राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति। तो राष्ट्र की ऊर्जा रणनीति किस प्रकार से हो, इसके बारे में सन 2005 में एक कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशें दी और उनको अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी एनर्जी स्ट्रेटजीज राष्ट्र की किस प्रकार की हों। तो सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है इस स्ट्रेटजी को बनाने का, वो ये है कि आम जन को सुरक्षित, इसमें हर शब्द महत्वपूर्ण है, सुरक्षित, सुविधाजनक और कम लागत में ऊर्जा उपलब्ध हो सके। आम आदमी को सुरक्षित एनर्जी मिले। सुरक्षित का मतलब ये है कि सेफ एनर्जी मिले, उसको किसी भी प्रकार का मानवीय क्षति न पहुँचे, जो उसके जीवन को कोई किसी तरह की क्षति न पहुँचे, इसका इसमें ध्यान रखना है। तो एक तो सुरक्षित हो, दूसरा सुविधाजनक हो, इजी टू यूज़ हो, जो भी हम एनर्जी उसको सप्लाई करें वो इजी टू यूज़ होनी चाहिए, और कम लागत होनी चाहिए। लागत उसकी अफोर्डेबल हो, कम लागत हो, कम से कम लागत हो, उसके अंदर उसको ऊर्जा मिले। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जो भी उसको ऊर्जा दी जाए वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो ये मोटे तौर पे उसके उद्देश्य हैं, यानी उसको एक सस्ती, सुविधाजनक और सुरक्षित ऊर्जा मिले और वो पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो इस उद्देश्य को लेके ये कमेटी बनी थी, और इस कमेटी ने जो अपनी सिफारिशें दी इसमें, तो उनको अपन वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहली सिफारिश उसमें ये थी कि मार्केट में जो भी एनर्जी की रेट्स हैं उसको प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, यानी कॉम्पिटिटिव बनाना। कॉम्पिटिटिव बनाने से क्या होगा कि उसकी रेट्स अपने आप कम हो जाएंगी। अगर मान लीजिए मोनोपोली है, तो मोनोपोली आइटम में जो व्यक्ति उसको सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो वो अब उसकी कीमत को लगातार बढ़ाता रहता है। लेकिन जो बाज़ार के फोर्सेस हैं, बाज़ार होता है जिसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, उसको मार्केट कहते हैं। तो मार्केट फोर्सेस हर चीज़ की कीमत को कंट्रोल कर पाते हैं। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कि कई बार उसकी कीमतें इतनी हो जाती हैं कि आम आदमी की पहुंच के बाहर, बाज़ार कीमत इतनी ज़्यादा कर देता है कि वो आम आदमी की पहुंच के बाहर हो जाती है। लेकिन फिर भी ये मोनोपोली सिस्टम से अच्छा सिस्टम होता है मार्केट का सिस्टम। तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं इसमें की गई। लेकिन पहली जो इसमें सिफारिश थी वो यही थी कि जो भी इसमें एनर्जी की रेट्स हों, ये मार्केट के हिसाब से प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए। दूसरी है ऊर्जा स्रोतों की स्थापना और दरें बाजार के अनुसार करना, यानी जो भी मार्केट में रेट हो वही एनर्जी की रेट होनी चाहिए। सामान्यतया ये होता है कि जैसे तेल की कीमतें अभी एक जगह से तय हो जाती हैं और वही कीमतें चलती रहती हैं। इस तरह का नहीं है कि हर कंपनी अपने हिसाब से रेट तय कर सके। तो उसमें क्या होता है कि रेट कई बार कम भी मिलती है। जैसे आप ये टेलीफोन की डाटा के संबंध में देख रहे हैं कि जब कई कंपनियां होती हैं, एक से ज़्यादा कंपनियां होती हैं, तो उनमें आपस में कंपटीशन होता है, और कंपटीशन होने से रेट्स जो है कम होने लगती है। तो ये जब मार्केट में कोई चीज़ जुड़ती है तो उसके अंदर रेट जो है कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, और अपने आप मार्केट फोर्सेस उसकी रेट को अलाइन करते रहते हैं। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि कई बार उसकी रेट्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि गरीब आदमी उसको नहीं खरीद पाता। तो इसके लिए
इस स्ट्रेटेजी में, इस रणनीति में ये तय किया गया कि जो गरीब हैं या जो विशेष लोग हैं जो उसको नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको उसमें अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी भी इसी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत जो भी लोग, जो विशेष लोग हैं, उनको इसमें सब्सिडाइज किया जाएगा। तो जो लोग नहीं, जैसे हम देख रहे हैं गैस के अंदर कुछ लोगों को तो गैस सिलेंडर फ्री में मिलता है, जो उज्ज्वला योजना है उसमें फ्री में मिलता है, और कुछ लोगों को इसमें सब्सिडी मिलती है, उनके बैंक खाते में कुछ पैसे आ जाते हैं। तो ये भी इस एनर्जी पॉलिसी का हिस्सा है कि कुछ लोगों को इसमें सब्सिडी दी जाए। उसके बाद इसमें ये तय किया गया एनर्जी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कि एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। एनर्जी इफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी कि हम ऊर्जा दक्षता को बढ़ाएं। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी देश में लकड़ी के चूल्हे पे अगर खाना बनाते हैं, उसकी इफिशिएंसी मात्र 1% होती है। उसकी जगह पे उसको उन्नत चूल्हे पे खाना बनाने का मौका मिले तो उसमें इफिशिएंसी 1% से जस्ट डबल होकर 2% हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो आँखों को जो नुकसान हो रहा है, जो धुएं का नुकसान हो रहा है, वो भी नहीं होगा। उस उज्ज्वला योजना में बहुत सारे गैस सिलेंडर्स दिए गए हैं, इससे भी इफ़िशियंसी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, और इसके साथ साथ जो आँखों को जो नुकसान होता है, जो धुएं का नुकसान होता है, जो पर्यावरण को नुकसान होता है, वो नुकसान भी बच गया है। तो ये भी सब उसी का हिस्सा है कि किस प्रकार से लोगों को इस प्रकार का फ्यूल उपलब्ध कराया जाए जो सुरक्षित हो। वो जो मूल बात थी, सुरक्षित हो, सुविधाजनक हो और कम लागत में हो। तो ये जैसे हम लकड़ी के चूल्हे की जगह यदि गैस का चूल्हा इस्तेमाल करें तो उसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, और हालांकि अफोर्डेबल कम है, कम लागत में नहीं है लकड़ी की तुलना में, लेकिन इसमें सरकार इसमें सब्सिडी दे सकती है। तो सरकार अगर सब्सिडी देती है या फ्री में देती है, बहुत गरीब लोगों को फ्री में देती है, तो इसमें उनके इफ़िशियंसी का भी सुधार होगा और उनकी स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकेगी। तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी रणनीति का हिस्सा है कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी किस प्रकार से बनाएं कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें। आपको पता होगा कि देश में क्रूड ऑयल का उत्पादन बहुत ही कम होता है, यानी हम जितना क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल सब उसी से बनते हैं। तो भारत में रिफाइनरीज तो कई हैं, लेकिन जो तेल का उत्पादन है वो बहुत कम है। तो तेल भारत में अभी ऐसी स्थिति है कि लगभग 80% तेल आयात होता है और 20% ही हमारा तेल जो भारत में जनरेट होता है वो इस्तेमाल होता है। यदि हम 100% भारत में जो उत्पादित तेल पर ही निर्भर हो जाएं तो 4-5 साल में हमारा सारा तेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको लॉन्ग टर्म में तक रखने के लिए इस प्रकार की पॉलिसी बनाई गई है कि 20% तेल भारत का इस्तेमाल हो और 80% तेल जो है वो आयात किया जाए। तो इसमें अब बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा भी खर्च होती है। इसके लिए इसको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी इस रणनीति में तय किया गया, क्योंकि जब हम किसी दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं तो उस देश की राजनीतिक परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। रेट्स उसमें वो लोग तय करते हैं, उस रेट में हमें खरीदना पड़ता है। तो इसमें इस प्रकार इम्प्रूव किया जा सकता है। मुख्य चीज़ें हैं कि ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना। यदि हमारे देश में तेल की उत्पादन कम हो सकता है, हो रहा है, तो जो दूसरे उसके सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे सीएनजी है, जो गाड़ियाँ डीजल से चल रही हैं उनको सीएनजी पे भी चला सकते हैं, उन गाड़ियों को बिजली से भी चला सकते हैं। तो उसमें हम ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि उस तेल के रूप में ही बढ़े, लेकिन किसी न किसी रूप में ऊर्जा का उत्पादन बढ़ना चाहिए। फिर वैकल्पिक ऊर्जा, जो ऊर्जा के दूसरे जो स्रोत हैं उनका विकास किया जाए। जैसे मान लीजिए मैं अभी तेल का ही उदाहरण दे रहा था, अगर हमारे तेल की
का उत्पादन नहीं बढ़ सकता, तो गैस या जो दूसरे हैं जैसे बिजली है, इस पे आधारित फ्यूल करके फ्यूल जनरेट करके और इससे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि मुख्य रूप से क्रूड ऑयल का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ही होता है। और उसके साथ साथ जैसे हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें तो हम डीजल पेट्रोल की खपत को बहुत कम कर सकते हैं। जहाँ पे हर आदमी एक एक कार लेके आ रहा है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ा के, एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ा के बहुत सारी एनर्जी को सेव किया जा सकता है। तो ये मैंने बताया वैकल्पिक ऊर्जा का। उसके बाद तेल की बचत, जो ऊर्जा की बचत करके और तेल का आयात कम से कम करने का प्रयास किया जाए। यानी ऊर्जा की बचत का एक सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि हर आदमी को कार चलाने के लिए हतोत्साहित किया जाए और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। जो छोटे डिस्टेंस हैं उसके लिए वो साइकिल या मोटरसाइकिल का प्रयोग करें। अगर कार चलाते हैं तो उसमें फुल कैपेसिटी में बैठें। जैसे 4 लोगों के लिए कार बनी है तो उसमें 4 लोग बैठें, तो ये सबसे अच्छा रहता है। हर व्यक्ति अपने लिए कार चलाता है तो उसमें जो तेल का अपव्यय होता है और हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर बढ़ती जाती है। तो तेल की बचत करके हम आयात को कम कर सकते हैं। इस सब विषयों के ऊपर जो एनर्जी कंजर्वेशन वाला चैप्टर आएगा तो उसके अंतर्गत हम और आगे अध्ययन करेंगे। उसके बाद तेल उत्पादक देशों से अच्छे संबंध बनाना, जिससे हमें जब भी ज़रूरत हो वो हमें उस तेल को अच्छी टर्म्स में, सही टर्म्स में उपलब्ध करा सकें। और एक स्टॉक पाइलिंग करना। स्टॉक पाइलिंग का मतलब ये है कि हम कच्चे तेल का भंडारण अपने देश में विकसित करें। देश में बहुत तेल का कंजम्पशन होता है, लेकिन तेल का भंडारण हम जितना ज़्यादा कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे 15 दिन का तेल का भंडारण की व्यवस्था है तो उसको हम 30 दिन का कर दें, तो उसमें हम तेल को सस्ते रेट में खरीद सकते हैं। जिस समय रेट तेल सस्ता हो उस समय उसको खरीद सकते हैं। जब भंडारण की व्यवस्था अच्छी होगी तो उसमें कम रेट में इसको खरीद पाएंगे। अब हम बिंदु 2.3 की ओर चलते हैं। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज क्या कौन कौन से हैं? तो जैसा आपको पता है कि मोटे तौर पे 3-4 प्राइमरी सोर्सेज हैं। सबसे पहला है कोयला। तो भारत में लगभग 170 बिलियन टन कोयला के भंडार हैं। जो ज्ञात स्रोत हैं उसके हिसाब से भारत में 170 बिलियन टन कोयले के भंडार हैं। अब भारत के कोयले में दिक्कत ये है कि इसमें ऐश कंटेंट, राख का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, 40% तक राख होती है। अब जब भी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सारा का सारा राख भी साथ में जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्लांट के आकार बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू तो कम होगी, तो उसका प्लांट जो है हमें बड़े साइज का लगाना पड़ेगा फॉर सेम अचीव फॉर सेम कैलोरीफिक वैल्यू, और इफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये इसमें नुकसान होता है जब ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं वाशरीज वगैरह के, वो हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। अभी हम ओवरऑल प्राइमरी सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दुनिया में जितना भी कोयले का भंडार है उसमें 25 या 26% यूएसए अमेरिका के पास है और भारत में सिर्फ 8.6% है टोटल तेल के भंडार है। ऐसे ही ऑयल, तो ऑयल का जो 2003 तक जो ज्ञात स्रोत थे उसमें 1147 बिलियन बैरल करीब भंडार दुनिया में पाया गया। उसमें भारत में बहुत ही कम है खैर, लेकिन अरब देशों में लगभग 23% भंडार अरब देशों के पास है। गैस जो है टोटल जो भंडार है दुनिया भर में वो 176 ट्रिलियन मीटर क्यूब है। सबसे ज़्यादा गैस के भंडार रूस में हैं, लगभग 27% नेचुरल गैस रूस में मिलती है। भारत में लगभग 660 बिलियन मीटर क्यूब, वहाँ ट्रिलियन था, ये बिलियन मीटर क्यूब है। अब
इस एक बहुत अच्छा विकल्प न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में होता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल की अपनी कुछ समस्याएं हैं, उसके कारण उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो यूरेनियम, प्लूटोनियम ये भारत में मिलता तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इसकी रिफाइनमेंट भारत में नहीं हो पाता, इसकी टेक्नोलॉजी की कमी है। तो इस जो रिफाइंड यूरेनियम जो यूज़ होता है, और दूसरा जो सेफ्टी इश्यूज भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके कारण ये कम यूज़ होता है। भारत में लगभग 2.4%, 2.5% के आसपास बिजली न्यूक्लियर फ्यूल से बनती है। तो ये मैंने आपको प्राइमरी सोर्सेज बताए। तो आज हमने 2.2 और 2.3 टॉपिक को डिस्कस किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।